पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जितने भी पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये पीजेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे अपोज? बिकॉज द ब्रिटिश वर नॉट गिविंग appropriate wages to the farmers or the small workers। इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो उनको सही दाम नहीं देते थे, सही मजदूरी नहीं देते थे। जो पीजेंट्स थे उनके प्रोडक्शन का सही दाम नहीं दिया जाता था और साथ ही वर्कर्स को भी प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते थे। तो ये इसीलिए पीजेंट्स और वर्कर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब ये जो मूवमेंट थी स्टार्टिंग में गुजरात से शुरू हुई, जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट्स का साथ दिया, वर्कर्स का साथ दिया। जो पीजेंट्स थे बारडोली गुजरात में, वहां पर उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में कर रहे हैं। पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट सभी को समझ आया है? Is that clear to everyone? गुड आफ्टरनून बेटा। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं 1927 में। ये साइमन कमीशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस लिए लॉन्च की? टू अपीज द इंडियंस। टू अपीज, अपीज का मतलब होता है खुश होना। टू अपीज to appease the Indians, the British government introduced साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इस साइमन कमीशन में क्या हुआ कि कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। यानी इस कमीशन में, इस कमीशन जो बॉडी की मेंबर्स थी उसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया। साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियंस को अपीज करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसीलिए कांग्रेस ने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। और जहां जहां साइमन कमीशन पहुंची, जहां जहां भी ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स जो है जिस भी शहर में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी प्रोविंस में पहुंची, वहीं पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ, अपोजिशन किया गया। और इसी अपोजिशन के लिए रिवोल्ट जब हो रहा था साइमन कमीशन का, तो इसमें एक मास रैली थी जो कि लाहौर में चल रही थी। उसको जो लीड कर रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है इसको लीड करते करते वो इंजर्ड हो गए लाठी चार्ज में। और जब उनके सर पर इंजरी आई और धीरे धीरे उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ती गई और आखिरकार लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। तो साइमन कमीशन वाज रिस्पांसिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ इन लाहौर। क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक साइमन कमीशन क्लियर है सबको? एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज लाहौर सेशन। अगला जो हम पढ़ रहे हैं लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन जो है वो नियर रावी रिवर, रावी जो कि एक रिवर है बहुत बड़ी, आज अभी पाकिस्तान में है। रावी रिवर जो है उसके नजदीक ही लाहौर में ये सेशन हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस सेशन था ये। और इसमें इसकी जो प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी लाहौर सेशन की प्रेसिडेंटशिप वाज अंडर जवाहरलाल नेहरू एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिया इंडिपेंडेंस वाज पास।
कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये जो रेजोल्यूशन था, यानी एम जो था इस सेशन का, वो क्या था कि हमें किसी भी हालत में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया में, टू एंड द ब्रिटिश रूल, फुली टू एस्टैब्लिश द इंडियन अथॉरिटी इन इंडिया। तो ये जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन इस मीटिंग में पास किया गया। इसके बाद ये भी डिसाइड किया गया, ये डिसीजन लिया गया, क्या लिया गया, 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि लाहौर सेशन 1929 जो कि दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1929 में ये सेशन हुआ और इसमें रेजोल्यूशन पास किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और ये भी डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और ये इसी 26 जनवरी की मेमोरी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, राइट। ये आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ दिस फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे दैट वाज सेलिब्रेटेड इन 26 जनवरी 1930। तो ये हो गया लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में अब हमारे देश में सभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, while they were moderates or they were radicals, they decided to demand complete independence for India. Is that clear to everyone? Lahore session. Next is civil disobedience movement. ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी 1930 टू 1934 में के दौरान कंटिन्यू रही। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि किसी भी तरह से हम अब ब्रिटिशर्स के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, नॉट टू ओबे द ब्रिटिश। अब ये क्यों हुआ ऐसा? देखिए, सॉल्ट जो है, सॉल्ट जानते हैं, नमक, इट इज द बेसिक नीड फॉर एवरीवन, बेसिक नीड है सभी के लिए सॉल्ट। और ब्रिटिशर्स ने इसका क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग पे बैन कर दिया था इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग वाज बैंड इन इंडिया। उनका ये मकसद किस लिए था? क्योंकि वो लिवरपूल एक जगह है ब्रिटेन में, लिवरपूल, जहां पर की सॉल्ट मेकिंग होती थी, सॉल्ट बनाया जाता था। और इंडिया में यही लिवरपूल का सॉल्ट बेचने के लिए बहुत हाई सेलिंग रेट पर इन्होंने इंडिया में इंडियंस के द्वारा सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बैन कर दी थी। तो इसका मतलब था कि अपने खुद के प्रॉफिट के लिए इन्होंने इंडियंस पर ये रोक लगाई थी कि आप कभी भी कहीं भी इंडिया में सॉल्ट यानी नमक जो है वो नहीं बनाएंगे। तो इसी सॉल्ट लॉ जो है, इसका विरोध किया गया सभी के द्वारा, opposed by everyone। इसके लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की, दांडी मार्च। अब ये दांडी मार्च क्या थी? देखिए, साबरमती में एक आश्रम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि साबरमती में गांधी जी ने एक आश्रम एस्टैब्लिश किया जहां पर कि सभी रिलीजन्स के लोग जो है वेलकम थे। और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो कि एक कह सकते हैं कोस्टल एरिया था, वहां तक गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये शुरू किया, चलना, पैदल यात्रा शुरू की। इसमें 78 सपोर्टर्स जो हैं वो गांधी जी के साथ थे। मतलब
जो आश्रम में रहने वाले लोग थे 78, वो गांधी जी के साथ थे। उन्होंने दांडी तक पैदल यात्रा की और उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट बनाया। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की गई, करीबन 78 सपोर्टर्स के साथ गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने वहां जाकर सी वाटर जो है उससे सॉल्ट बनाया। ये जो था एक तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं रिवोल्ट था, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्रिटिशर्स की उसकी उनकी आज्ञा थी वो नहीं मान रहा था। और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हुई। चलिए, आफ्टर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ उन्होंने एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी थी। सिविल मतलब इंडिया में रहकर, डिसोबीडियंस मतलब है आज्ञा ना मानना। शुरू कर दिया था और इस मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज फॉलो की गई, जैसे बॉयकॉट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं टूल था नेशनलिस्ट मूवमेंट में। बॉयकॉट ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भी एक्टिविटीज थे ना वही सब फॉलो किए गए। कोर्ट्स, ऑफिसेस, सभी को बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड आल्सो। फॉरेन गुड्स यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई हुई चीजें जो हैं वो जला दी गई। इसके अलावा एक और एक्टिविटी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। अब जो भी टैक्स लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी सभी लोग अब पे करने से मना करने लगे। यानी लोगों ने अब ये सोच लिया था कि हमें ब्रिटिशर्स की कोई भी बात नहीं माननी है, जिससे कि ब्रिटिशर्स जो है परेशान होकर या किसी भी तरह से इंडिया को छोड़कर चले जाएं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, मास मूवमेंट है, जो कि गांधी जी ने लॉन्च की थी। गांधी जी, it was the second mass movement launched by Gandhi ji. First was non-cooperation movement and second one was civil disobedience movement. तो ये जो मूवमेंट थी वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, वो थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो एक इम्पोर्टेंट लीडर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी। अब ये फ्रंटियर गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि आज का पंजाब है, पंजाब को पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। तो इस प्रोविंस से अब्दुल गफ्फार खान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड किया, इसीलिए इनका नाम जो है फ्रंटियर गांधी के रूप में सामने आता है। और ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया समझ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब जगह जो है इन्होंने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का मतलब था कि जो कांग्रेस लीडर्स थे 1930 और 31 में ये दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की गई। इसमें किनसे बातचीत की गई? कांग्रेस लीडर्स से बातचीत की गई कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको विड्रॉ कर लिया जाए।
यानी वापस ले लिया जाए और हम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियंस के लिए जो कि आपके लिए अच्छे होंगे या आपकी जो सफरिंग्स है उनको खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस लीडर्स ने एक ही डिमांड रखी, किसकी? पूर्ण स्वराज की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग रखी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि इंडिपेंडेंस विल नॉट बी ग्रांटेड टू इंडिया, इंडिया को किसी भी तरह से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। इसीलिए ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1934 तक कंटिन्यूड रही, यानी 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू चलती रही 4 सालों तक। लेकिन 1934 में गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया और वो साबरमती आश्रम में काम करने लगे। साबरमती आश्रम में किसके लिए काम करने लगे? जो लोअर कास्ट थी उनकी वेलफेयर के लिए गांधी जी अब काम करने लगे। लोअर कास्ट जो जिनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत सालों से, उनकी वेलफेयर के लिए ये काम होता रहा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1934 में विथड्रॉ कर ली गई गांधी। चलिए, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्लियर है सभी को? आई थिंक अब ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ मास मूवमेंट्स ही चल रहे थे, है ना? तो इंडिया में और भी बहुत सारी जगह, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सिर्फ कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एस्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन दैट पॉलिटिकल पार्टीज वर लिमिटेड टू ओनली सम एरियाज। इसलिए ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो थी वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ साथ जो है कंटिन्यू रही। और इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इवेंट था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट एक ग्रुप था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये यूपी और बिहार में काम करता था। ठीक है, तो काकोरी जो है वो एक जगह है यूपी में। यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी रचाई गई, यानी षड्यंत्र रचाया गया, जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर ली गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है विड्रॉ कर ली थी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया था। क्यों? रीजन क्या था? बिकॉज इट वाज टेकिंग अ वायलेंट इंसिडेंट। ओके, तो ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, उसी समय रेडिकल माइंडेड कुछ इंडियंस थे जो कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल से दुखी थे, परेशान थे। इसलिए उन्होंने काकोरी नाम की जगह पर एक ट्रेन को लूट लिया। इस ट्रेन में क्या हो रहा था? इस ट्रेन में जो ब्रिटिश कैश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कैश है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। तो इस ट्रेन को बीच में रोककर, काकोरी में रोककर ये लूट ली गई और इस कैश से वेपन्स खरीद लिए गए। तो ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, ये वेल नोन एक्ट था इस हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र शुक्ला, चंद्रशेखर आजाद, और भी इसमें बहुत सारे हेल्प करने वाले लीडर्स थे। तो ये मेन लीडर्स थे इस हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, जिन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस रचा। सेकंड इज जुगान्तर पार्टी। मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलग अलग एरियाज में बन रही थी। ये जुगान्तर पार्टी जो है अरविंदो घोष के द्वारा
बंगाल में बनाई गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुई, तो इस दौरान एक आर्म्ड रिवोल्ट प्लान किया गया। एक आर्म्ड रिवोल्ट प्लान किया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिस समय की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। और आर्म्ड रिवोल्ट का मतलब था एक वायलेंट रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट इज 1928 में साइमन कमीशन के आने के बाद भगत सिंह, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। सॉन्डर्स, पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई 1928 में लाहौर में, जो कि लाला लाजपत राय की डेथ का रिस्पॉन्सिबल था। लाला लाजपत राय के लिए पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। और इसकी पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई भगत सिंह, राजगुरु और आजाद के द्वारा 1928। इसके अलावा एक और एक्ट हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक बॉम्ब डाला गया 1931 में, जो कि भगत सिंह और केशव दत्त के द्वारा डाला गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, रेवोल्यूशंस हुए, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देते हैं। तो इसका मतलब है और भी बहुत से इंसिडेंट्स हुए इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को और सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि और कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनाए गए, जो बर्लिन पार्टी, गदर पार्टी और भी बहुत से ग्रुप्स थे जो कि इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में शामिल हुए। तो ये थी कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में हेल्पफुल थी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहला क्या डिसीजन लिया गया? एंड ऑफ डायरार्की। ये जो डायरार्की है ड्यूअल गवर्नमेंट की, मैंने आपको कल भी बताया था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ रहे थे, तो डायरार्की का एंड हो गया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो एंड ऑफ डायरार्की वाज डिसाइडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा जो डिसीजन लिया गया वो था डायरेक्ट इलेक्शंस का। डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब अब इंडियंस जो है किसी भी नंबर में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। और इन इलेक्शंस में नंबर ऑफ सीट्स जो थी इंडियंस की वो भी अब चेंज हो गई थी। पहले तो कुछ लिमिटेड नंबर था इंडियंस के लिए कि सिर्फ इतने ही कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस में, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये डिसाइड किया गया कि डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब ओपन फॉर ऑल थे अब ये इलेक्शन। इसके अलावा जो एक फेडरल कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल कोर्ट का मतलब है कि अब प्रोविंसेस में अलग अलग कोर्ट्स होने लगे, जिससे कि जो भी मैटर्स थे वहीं पर सॉल्व हो जाते थे। इससे पहले एक ही कोर्ट था जिसमें कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से डिसीजंस होते थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो इंक्रीज कर दी गई। मेंबरशिप इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स वर इंक्रीज, मतलब इंडियन मेंबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
इससे पहले हमने एक मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले 1909 में हमने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े थे। तो उसमें बहुत सारे जो डिसीजंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए जिससे कि इंडियंस जो है किसी तरह मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का भी दोनों पिछले वाले रिफॉर्म्स के द्वारा जैसे ही विरोध किया गया, ऑपोजिशन किया गया और आखिरकार 1942 में एक और मास मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, ये कल करेंगे, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया। 1939 में क्या हुआ कि इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि कांग्रेस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1939 से 45 के बीच में हुई, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन कांग्रेस जो है ये जो प्रस्ताव था वो नहीं मानी, क्योंकि जबरदस्ती इंडियंस को इस वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे देश थे जैसे जापान और जर्मनी जो कि ब्रिटिशर्स के एनिमीज थे और नहीं चाहते थे कि इस वॉर में वो पार्टिसिपेट करें। और साथ ही उनकी डिमांड, कांग्रेस की डिमांड जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की थी, वो भी रिफ्यूज कर दी गई, यानी रिफ्यूज डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्फ रूल। ठीक है, तो इस वजह से भी कांग्रेस ने इस कह सकते हैं कि इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा। इसके बाद क्रिप्स मिशन जो है फेल हो गया और ब्रिटिशर्स ने ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको रिप्रेस करने के लिए बहुत सारे और डिसीजंस लिए और कदम उठाए जिससे कि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको कम किया जा सके। उनको ये लग रहा था कि हमारा जो रूल है इंडिया में वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है, वीक हो रहा है। अब देखिए, आज का हमने क्रिप्स मिशन तक हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं। कल हम बाकी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम क्विट इंडिया मूवमेंट और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इंडिपेंडेंस की तरफ इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा था ये